मनोज जी, ये जो बात अभी राकेश जी ने कही, राकेश जी ने संवैधानिक कानूनी पहलू पर जिक्र किया, लेकिन आप दिल्ली की सरकार, दिल्ली के राजनीति को बहुत गहरे से समझने की कोशिश करते हैं। ये मूल कारण क्या है कि बार बार झगड़ा केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की सरकार के बीच में होता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थापना स्थित कर दी, तब ऐसे अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार को मंजूर नहीं है, या इसके पीछे कोई और कारण है? मनोज जी, आप अपने को अनम्यूट करेंगे। हाँ प्लीज। हाँ, अनम्यूट हो गया। जी आवाज जी, आ रही है? आ रही साफ, प्लीज। और उन्होंने उसके कानूनी पहलू को समझाया है। हम लोग लंबे समय से दिल्ली कवर कर रहे हैं और दिल्ली की व्यवस्था देख रहे हैं जी। मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है आपके इस माध्यम से कि जैसे संविधान पीठ ने फैसला दिया कि इन 1, 2 और 18 जो विधान में है उनको छोड़ के बाकी पर दिल्ली सरकार का अधिकार है, उन 66 सब्जेक्ट में से 63 पर, उसी तरह से ये नई बहस शुरू करावे और इस पर चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रह गई जो मेरे जैसा एक साधारण पत्रकार जो न कानून का जानकार है और न इन वैधानिक, वो उस पछड़े में। दिल्ली में 3 तरह के अधिकारी दिल्ली का कामकाज करते हैं। आईएएस जिनका यूटी कैडर है, उनकी तैनाती दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, भारत सरकार और गोवा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, 3 फुल स्टेट में उनकी नियुक्ति होती है, ट्रांसफर होता है। दूसरा जो मेजर पार्ट है, दिल्ली में करीब 70-75 आईएएस हैं, 400 के आसपास दानिक्स अधिकारी हैं जो पीसीएस हैं, बाकी राज्यों में पीसीएस कहलाते हैं, यहाँ वो दानिक्स कहे जाते हैं। वो भी सारे केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किए जाते हैं। अब उसके अलावा एक दास कैडर है जो उसके एक नीचे आता है, जो सुपरिटेंडेंट लेवल के अफसर हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होता। दिल्ली, आपकी जानकारी में, दिल्ली के A to Z सारे कर्मचारियों के पेंशन का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, शुरू से ये विधान है जी। दिल्ली सरकार में मैंने स्वाभाविक ढंग से जो केंद्रीय वेतन आयोग है वो लागू हो जाता है, और दिल्ली पर एक अनुमान है कि 36-37 हजार करोड़ रुपए साल में केंद्र सरकार खर्च करती है दिल्ली पुलिस और दूसरी वैधानिक स्थितियों से। इन पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी चाहिए। कैसे अरुणाचल प्रदेश में तैनात आईएएस अधिकारी दिल्ली आएगा तो वो गोवा जाने से कैसे रुकेगा? अगर ये झगड़ा जैसे कानूनी रूप से निपटाने की कोशिश जब की जाएगी तो ये तो कभी निपटेगा ही नहीं। मान लीजिए जिस अधिकारी को आपने गोवा से दिल्ली ट्रांसफर किया, उसको हम मिजोरम ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में है, उसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्र सरकार है, तो ये तो अस्थायी झगड़ा बना रहेगा। उसी तरह दानिक्स अधिकारियों का है। एक तो फैसला सुप्रीम कोर्ट पर इस पर देना है। मेरा अपना मानना यह है कि 1956 में जब पार्ट सी विधानसभा को भंग की गई और महानगर परिषद बना, उसी के समय ये बहस होनी चाहिए थी कि दिल्ली की शासन व्यवस्था में क्या क्या किया जाए। केवल ये कह देना कि 1, 2 और 18 यानी लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और इसके पुलिस के मामले छोड़ के बाकी मामलों पर उसी तरह का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को है, ये अव्यवहारिक है। मनोज जी, लेकिन मनोज जी ये पहले, हाँ मनोज जी, एक सवाल यहाँ पे है कि जब शीला दीक्षित थी या मदन लाल खुराना थे तब भी झगड़े होते थे केंद्र सरकार उनके बीच में, लेकिन पिछले 7-8 सालों से ये झगड़े इतने ज्यादा हो गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं कोई कोशिश है कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार बिल्कुल काम ना करे। एक ऐसा परसेप्शन जरूर बन रहा है। इसके पीछे का बुनियादी कारण क्या है? क्या इसके पीछे केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है, केजरीवाल जी जिम्मेदार है, या इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है? आशुतोष जी, ये आपके 1 घंटे के कार्यक्रम में ये इतनी विषय को नहीं समेटा जा सकता, लेकिन मैं आपको 1-2 उदाहरण देके इसको समझाना चाहता हूँ। 1993 में मदन लाल खुराना की सरकार बनी, यही नियम, यही कानून उस समय लागू थे। मदन लाल खुराना कांग्रेस के नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए
और उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों पर हमारा अंकुश नहीं रहेगा तो वो तो काम ही नहीं करेंगे। ये दवे साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया है। उन्होंने इनको वो अधिकार दे दिए जो कानून में है ही नहीं। एसीआर जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, सालाना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उन्होंने डाइल्यूट किया। एक ये एक्सट्रीम था, उसके लिए न तो खुराना जी ने धरना दिया। दूसरा एक्सट्रीम मैं बताता हूं जो बार बार चर्चा, शीला दीक्षित ने 2 घटनाएं हुई, एक अधिकारी को बिना उनकी इजाजत से नियुक्त किया गया और वो तमाम कोशिश कर ली, वो नहीं बदला गया, तो उस अधिकारी को, वो थोड़ा प्रसंग लंबा हो जाएगा, उस अधिकारी को इतना रेस्पेक्ट दिया कि वो आखिर तक ये कंफ्यूज रहा कि उसको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शीला दीक्षित ने बनवाया है या केंद्र की लालकृष्ण आडवाणी सरकार ने बनवाया है। दूसरा प्रसंग आपको पता ही है कि 3 चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के समय का मैं गवाह हूं। पीएस भटनागर से लेके और उमेश सहगल घोषित तौर से भाजपा के लोगों के प्रिय थे, लेकिन शीला दीक्षित पीएस भटनागर को चाहती थी और आडवाणी जी ने पीएस भटनागर का अपॉइंटमेंट किया, ये कह के कि मुख्यमंत्री को उनसे काम लेना है। जी। दूसरी घटना ये हुई कि विजय कपूर ने एक चिट्ठी लिख के इनके पावर एक रमेश चंद्रा अफसर की चिट्ठी पर वो रिएक्ट करके, और उन्होंने 2 चिट्ठी होम मिनिस्ट्री से लिखवाई, ये कह के कि वो सारे बिल हमें दिखाए जाएं जो बाद में नियम में बन गया। उसके खिलाफ शीला दीक्षित ने धरना प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट तक मार्च किया, लेकिन जब उनकी समझ में आया कि उनसे कुछ नहीं होगा तो उसके बाद उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दी। मैं केजरीवाल जी के कार्य पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये कभी आपने कोशिश ही नहीं की सरकार ने कि हम समझौते से कोई काम करा ले, बातचीत करके कोई बताइए। आपको पता होगा ना 2-3 चीफ सेक्रेटरी का कि इनकी जिद पर 2-3 चीफ सेक्रेटरी को, जो के शर्मा को गोवा से छुड़वा के चीफ सेक्रेटरी से दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, और 15 दिन के अंदर इनकी लड़ाई ये हो गई कि इन्होंने लिखित ऑर्डर निकाल दिया कि कोई फाइल उनके पास नहीं जाएगी। और जो यानी मनोज जी, आपके कहने का मतलब यह है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक तरीके से जो सहकार होना चाहिए था वो अनुपस्थित है और उसकी वजह से सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।